नमस्कार। आज हम विज्ञान के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज पर गहराई से बात करने वाले हैं। मैक्सवेल के समीकरण। हाँ, मैक्सवेल के समीकरण। और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये सिर्फ 4 समीकरण कैसे इन्होंने बिजली, चुंबक और यहाँ तक कि रोशनी के रहस्यों को एक साथ ला दिया। मतलब सोचिए, एक जमाना था जब बिजली का कड़कना या चुंबक का लोहे को खींचना और सूरज की रोशनी, ये सब एकदम अलग अलग चीजें लगती थी। बिल्कुल अलग, कोई कनेक्शन नहीं दिखता था। हाँ, फिर आए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और उन्होंने 1861-62 में कुछ ऐसा पेश किया जिसने सब कुछ बदल दिया। हालांकि जो रूप हम आज देखते हैं ना, हाँ, वो ओलिवर हेविसाइड ने संवारा था थोड़ा बाद में। पर ये समीकरण मतलब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट, सबकी बुनियाद है ये। सही। बिल्कुल। मैक्सवेल का सबसे बड़ा कमाल शायद यही था कि उन्होंने इन बिखरी हुई पहेलियों को लिया और जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना दी। एक तस्वीर। हाँ, मतलब बिजली और चुंबकत्व का रिश्ता थोड़ा थोड़ा तो पता था लोगों को, फैराडे वगैरह ने काम किया था, लेकिन मैक्सवेल ने दिखाया कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस एक ही चीज, विद्युत चुंबकत्व। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है ना। हाँ, क्योंकि इन समीकरणों ने कुछ ऐसा बताया जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी, रोशनी के बारे में। सही पकड़ा, बिल्कुल। मैक्सवेल ने जब अपने समीकरणों से हिसाब लगाया ना, तो पाया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में जो गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी मतलब तरंगे, हाँ, तरंगे, वेव्स, वो खाली जगह में, मतलब वैक्यूम में एक तय रफ्तार से चलेंगी, एकदम फिक्स्ड स्पीड। अच्छा। और वो रफ्तार क्या निकली? वो निकली लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अरे, ये तो जानी पहचानी रफ्तार है। हाँ, ये वही थी जो प्रकाश की गति नापी गई थी। हाँ, तो मैक्सवेल के लिए ये एक आहा मोमेंट था। उन्होंने कहा, अरे, प्रकाश तो असल में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कमाल है, मतलब बिजली और चुंबक की तरंगी रोशनी है। एग्जैक्टली। इसने भौतिकी के दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। समझ सकता हूँ। तो ये 4 जादुई समीकरण हैं क्या असल में? क्या हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं, मतलब बिना ज्यादा गणित में घुसे? हाँ, कोशिश करते हैं। देखिए, ये चारों मिलकर ये बताते हैं कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनते हैं और कैसे बदलते हैं। पूरा खेल इसी का है। ठीक है। गॉस का नियम बिजली के लिए। ये सीधा सीधा कहता है कि बिजली का क्षेत्र कहाँ से आता है? आवेशों से, चार्ज से। चार्ज से। हाँ, जैसे पानी का सोता होता है ना, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज से बिजली का क्षेत्र बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज में अंदर जाता है, समा जाता है। अच्छा, यानी चार्ज ही बिजली क्षेत्र का सोर्स है। ओके। फिर दूसरा है गॉस का नियम, लेकिन चुंबकत्व के लिए। ये थोड़ा अलग है। अलग कैसे? ये कहता है कि चुंबक का कोई अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल नहीं होता। हाँ। आप चुंबक को कितना भी तोड़ते जाएं। हाँ, उसमें हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों पोल रहेंगे ही रहेंगे। मतलब कोई अकेला चुंबकीय चार्ज, जिसे मोनोपोल कहते हैं, वो नहीं होता। अच्छा, मतलब जैसे बिजली में प्लस और माइनस अलग अलग हो सकते हैं, वैसा चुंबक में नॉर्थ और साउथ अलग नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। इसका मतलब ये भी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं, उनका कोई खुला सिरा नहीं होता। दिलचस्प। मतलब चुंबकीय दुनिया में कोई अकेला सोता या सिंक नहीं है। बिल्कुल। अब तीसरा है फैराडे का प्रेरण का नियम। ये बहुत काम का है। कैसे? ये बताता है कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को बदलें, जैसे किसी तार के पास चुंबक को हिलाएं, तो तार में बिजली दौड़ने लगती है। अरे वाह। हाँ, मतलब बदलता हुआ चुंबकीय माहौल बिजली पैदा करता है। हमारे पावर प्लांट के जनरेटर्स वो इसी सिद्धांत पे चलते हैं। अच्छा, तो बदलता चुंबक बिजली पैदा करता है, ये तो सच में बहुत काम की चीज है। बहुत ज्यादा। और फिर चौथा, एम्पियर मैक्सवेल नियम। इसमें मैक्सवेल का अपना खास योगदान है। क्या योगदान था? एम्पियर ने बताया था कि तार में बहती बिजली यानी करंट अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। हाँ, ये तो पता था। हाँ, लेकिन मैक्सवेल ने इसमें कमाल की चीज जोड़ी कि सिर्फ बहता करंट ही नहीं, बल्कि बदलता हुआ बिजली का क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या बदलता बिजली का क्षेत्र चुंबक बनाता है? हाँ, इसे उन्होंने विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। ये छोटा सा जोड़ना बहुत जरूरी था। इसी से ये साबित हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे प्रकाश स्पेस में चल सकती हैं। एक के बदलने से दूसरा बनता है, दूसरे के बदलने से पहला, और ये सिलसिला
चलता रहता है। वाह, ये तो मतलब पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा जैसा लग रहा है। कह सकते हैं इसने थ्योरी को पूरा कर दिया। तो इन समीकरणों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर है? क्या ये सिर्फ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की लगभग हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनके बिना सोची ही नहीं जा सकती। सच में? जैसे बिजली बनाना, मोटर्स चलाना, आपका मोबाइल फोन, वाईफाई, रेडियो, टीवी, रडार, एक्सरे मशीनें, यहाँ तक कि चश्मे के लेंस कैसे काम करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मैक्सवेल के समीकरणों पर ही आधारित हैं। बाप रे, इतना कुछ? हाँ, इन्होंने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की भविष्यवाणी की थी, रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक। और प्रकाश, वो तो बस उस स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं। अच्छा, वो देखिए, माइक्रोस्कोपिक समीकरण एकदम फंडामेंटल हैं। वो हर एक परमाणु स्तर के चार्ज और करंट को देखते हैं। ये हर जगह लागू होते हैं, पर इनसे हिसाब लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब आप किसी पदार्थ के टुकड़े को देख रहे हो जिसमें अरबों खरबों परमाणु हों। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल? हाँ, तो मैक्रोस्कोपिक समीकरण बनाए गए। ये चीजों को बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये पदार्थ के औसत मतलब एवरेज व्यवहार को समझने के लिए दो नए सहायक फील्ड्स D और H का इस्तेमाल करते हैं। इससे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। इंजीनियरिंग वगैरह में ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। समझ गया, एक तरह से जूम आउट करके देखना। बिल्कुल। और एक और हैरान करने वाली बात, इन समीकरणों ने आइंस्टीन को भी रास्ता दिखाया। हाँ, ये कैसे हुआ? मैक्सवेल के समीकरणों का एक नतीजा ये निकला कि प्रकाश की गति, वो जो 3 लाख किलोमीटर सेकंड निकली थी, वो स्थिर है, कांस्टेंट। स्थिर मतलब ये कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं या रोशनी का सोर्स कितनी तेजी से चल रहा है, आपको प्रकाश की गति हमेशा उतनी ही मिलेगी। ये रोजमर्रा के अनुभव के बिल्कुल खिलाफ था। हाँ, ये तो अजीब है। इसी अजीब स्थिरता ने आइंस्टाइन को सोचने पर मजबूर किया कि अगर प्रकाश की गति स्थिर है तो फिर स्पेस और टाइम को बदलना होगा। और इसी सोच से स्पेशल रिलेटिविटी और फिर जनरल रिलेटिविटी का जन्म हुआ। वाह, मतलब मैक्सवेल ने अनजाने में आइंस्टाइन के लिए जमीन तैयार कर दी थी। एक तरह से, हाँ। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि मैक्सवेल के समीकरण क्वांटम लेवल पर काम नहीं करते। फोटॉन वगैरह की दुनिया अलग है, उसके लिए क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स QED है। मैक्सवेल के समीकरण उसका क्लासिकल लिमिट है, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैक्सवेल के समीकरण सिर्फ गणित के फॉर्मूले नहीं है, ये तो जैसे प्रकृति के गहरे राज खोलने वाली चाबियां हैं। इन्होंने बिजली, चुंबक और प्रकाश को एक ही कहानी में पिरो दिया और हमारी आज की दुनिया की तकनीक की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा। और चलते चलते एक विचार, हमारे मानक समीकरण ये मानकर चलते हैं कि अकेले चुंबकीय ध्रुव यानी मोनोपोल नहीं होते। हाँ, हमने बात की थी। पर वैज्ञानिक आज भी उनकी तलाश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से, कॉस्मिक किरणों में अगर कभी वो मिल गए ना, तो मैक्सवेल के 2 समीकरणों को बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा ही सही, पर बदलना पड़ेगा। और सोचिए, उससे भौतिकी की हमारी समझ में कैसी क्रांति आ सकती है। एक नया अध्याय खुल सकता है। सच में, ये सोचना ही रोमांचक है।